Good morning, students. This is Civics for class 10th, chapter 2, Federalism, and this is going to be our first class on this chapter. पिछले चैप्टर में हमने देखा कि श्रीलंका जो एक हिंद महासागर में एक द्वीप देश है और बेल्जियम जो यूरोप में देश है जिसको आज़ादी 1830 में मिली और श्रीलंका को आज़ादी 1948 में मिली। हमने दोनों देशों में जो संजातीय विषयक एथनिक ग्रुप्स में जो कन्फ्लिक्ट था उसका अध्ययन हमने किया। किस तरह से दोनों देश अलग अलग तरीका अपनाते हैं। श्रीलंका में गृह युद्ध होता है जबकि बेल्जियम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर की बात को स्वीकार कर लेता है और वहाँ के जो एथनिक ग्रुप हैं, जर्मन हैं, डच हैं और फ्रेंच हैं, उनमें वो शक्तियों का विभाजन कर देता है और वहाँ शांति बनी रहती है। इस तरह से हम समझेंगे कि बेल्जियम जहाँ पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया, पावर शेयर की गई स्टेट गवर्नमेंट में और सेंट्रल गवर्नमेंट में, जिसे शेयरिंग ऑफ पावर कहा गया और जिसे दूसरे शब्दों में वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर भी कहा गया। यानी जब सत्ता में शक्ति केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच में बांटी जाती है तो उसे ऊर्ध्वाधर या वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर कहा जाता है, जबकि श्रीलंका में ऐसा नहीं हुआ। श्रीलंका में वही एकात्मक ढांचा यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रहती है। केंद्र सरकार राज्य सरकार से ज़्यादा शक्तिशाली रहती है। हालांकि बेल्जियम में क्षेत्रीय सरकारों को पहले भी शक्तियां दी गई थी, लेकिन ये शक्तियां बेल्जियम की जो केंद्रीय सरकार है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसने दी थी और सेंट्रल गवर्नमेंट जब चाहती उनको वापस ले सकती थी। लेकिन 1993 में जो शक्तियां राज्य सरकारों को दी गई वो संविधान के द्वारा दी गई और कोई केंद्र सरकार उनको आसानी से राज्य सरकारों से अब नहीं ले सकती थी। ऐसे बेल्जियम एक एकात्मक सरकार के ढांचे से संघीय सरकार के ढांचे में बदल जाता है। एक बार फिर दोहरा दें, एकात्मक ढांचा वो होता है सरकार का जब केंद्र सरकार ज़्यादा शक्तिशाली होती है राज्य सरकारों से और शक्तियां राज्य सरकारों को केंद्र सरकार से मिलती हैं। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होता है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में, और स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के पूरी तरह अधीन नहीं होती। फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन अ सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री। उदाहरण के लिए भारत में फेडरलिज्म है, एक केंद्र सरकार है और बाकी राज्यों की सरकारें हैं। यूजुअली अ फेडरेशन हैज 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। सामान्यतः जो संघीय ढांचा है उसमें सरकार के 2 स्तर होते हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। लेकिन भारत में तो 3 स्तरों पर सरकार बनती है, जिसे वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर कहा जाता है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकारें। ये जो थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, जो स्थानीय सरकारों की व्यवस्था है, पंचायत की, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपैलिटी की व्यवस्था है, ये शासन को और बेहतर तरीके से करने के लिए की गई है। और इसी तरह से जो पावर जो शक्तियां हैं उसकी 3 लिस्ट हैं, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। सेंट्रल लिस्ट में जो सब्जेक्ट है, जो विषय है, उन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है, सेंट्रल गवर्नमेंट को है, और स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार राज्य को है, और कंकरेंट लिस्ट में कानून बनाने का अधिकार दोनों को है। हालांकि भारत में ये पाया गया है कि जहाँ कहीं भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार में टकराव आ जाता है किसी विषय पर कानून बनाने के बारे में, तो वहाँ केंद्र सरकार की बात को माना जाता है। से
हम पाते हैं कि संघीय सरकार का ढांचा एकात्मक सरकार के ढांचे से अलग होता है। द यूनिटरी सिस्टम, either there is only one level of government or the sub-units are subordinate to the central government. The central government can pass on an orders to the provincial or local government, but in a federal government system, the central government cannot order the state government to do something. State government has the power of its own, for which it is not answerable to the central government. Both these governments are separately answerable to the people. संघात्मक व्यवस्था में सरकारें, राज्यों की सरकारें स्वतंत्र होती हैं और वो केंद्र सरकार के अधीन नहीं होती हैं। लेट अस लुक एट सम ऑफ द की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। आओ अब हम संघवाद या संघीय ढांचे के, सरकार के ढांचे की विशेषताओं को जाने। यहाँ पर दो या दो से अधिक स्तरों पर सरकार बनती है, पहला। दूसरा, स्तर की सरकार, या वो स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट है, उसका अपना कार्य क्षेत्र है, ज्यूरिसडिक्शन है, कानून बनाने का, टैक्स लगाने का और प्रशासन की व्यवस्था करने का। और जो अपने अलग अलग क्षेत्र में कानून बनाने का, टैक्स लगाने का और प्रशासन चलाने का जो अधिकार है, जो क्षेत्र का अधिकार, जो क्षेत्राधिकार है, वो संविधान ने इन तीनों स्तरों की सरकारों को दिया है। कोई भी स्तर की सरकार संविधान के आधारभूत ढांचे में बिना अलग स्तरों की सरकारों के सहयोग से परिवर्तन नहीं कर सकती। इसके अलावा जो न्यायालय हैं वो संविधान की व्याख्या करेंगे और जो हाईएस्ट कोर्ट होगा, उदाहरण के लिए भारत में सुप्रीम कोर्ट जो है, सर्वोच्च न्यायालय है, वो विभिन्न स्तरों पर जो सरकारें हैं उनमें अगर मतभेद हो जाता है तो उसका फैसला उच्चतम न्यायालय ही करेगा। Sources of revenue for each level of government are clearly specified to ensure the financial autonomy. कर संबंधी व्यवस्था भी हर स्तर पर सरकार के लिए की गई है। Federal system thus has dual objectives to safeguard and promote the unity of the country while at the same time accommodate regional diversity. इस तरह से संघीय ढांचे में दो जिम्मेदारियां आती हैं सरकार के पास। पहला कि जो देश की एकता है उसको बनाए रखना। दूसरा, देश की जो क्षेत्रीय विविधता है उसको भी उसके साथ सामंजस्य बनाए रखना। Therefore, two aspects are crucial for the institutions and practice of federalism. Government at different levels should agree to some rules of power sharing. They should also trust that each would abide by its part of its agreement. An ideal federation system has both aspects, mutual trust and agreement to live together. इस तरह से संघीय सरकार के ढांचे में जो सरकारें हैं, केंद्र सरकार है, जो राज्य सरकार है, या अगर स्थानीय सरकारें भी हैं उदाहरण के लिए भारत में, तो इन तीनों स्तरों को आपस में आपसी विश्वास और सामंजस्य बनाए रखना होता है। द एग्जैक्ट बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट वराइज फ्रॉम वन फेडरेशन टू अनदर। हालांकि हर देश की फेडरेशन का राज्य और केंद्र सरकारों के बीच सत्ता संतुलन अलग अलग होता है, लेकिन ये काफी हद तक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित भी होता है। फेडरल जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो दो तरीके से बनती है। एक तो होती है जब देश की जो राज्य हैं अलग अलग वो एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं और फिर वो एक फेडरेशन बनाते हैं, जिसे कमिंग टुगेदर फेडरेशन कहा जाता है। उदाहरण के लिए अमेरिका, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया में इस तरह की फेडरेशन की व्यवस्था है। इस तरह की व्यवस्था में जो राज्य हैं वो स्वतंत्र होते हैं और केंद्र सरकार के अधीन वो नहीं होते हैं। दूसरी व्यवस्था जो है उसको बोलते हैं होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, जो भारत में है, बेल्जियम में है और स्पेन में भी है। इसमें क्या होता है कि एक बड़ा देश
अपनी ठीक से व्यवस्था को चलाने के लिए, शासन प्रशासन के लिए शक्तियां जो है राज्य सरकारों में और केंद्र सरकारों में बांटने का निर्णय लेता है। यहाँ पर जो केंद्र सरकार है वो ज़्यादा शक्तिशाली होती है। वेरी ऑफन डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द फेडरेशन हैव अनइक्वल पावर्स, सम यूनिट्स आर ग्रांटेड स्पेशल पावर्स। हालांकि कुछ जो राज्य सरकारें हैं उनको विशेष शक्तियां भी इसके अधीन दी जाती हैं। थैंक्स।